तो बेटा देखो हाफ लाइफ के पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है कि कितने टाइम के बाद जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, ध्यान सुनना, जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, आधी हो जाए, या जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो, वो भी कह सकते हैं आप लोग। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज कंप्लीटेड, रिएक्टेंट हैज बीन कंप्लीटली रिएक्टेड, या क्या कहते हैं, ये वो टाइम है जब रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ। ओके, आज वंश भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं 2 मिनट। देखो ध्यान सुनना, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वो टाइम है जिसमें किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए। क्या मतलब है, देखो ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला ए से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई ए नाम का रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, मैंने बोला टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 100 थी, 100 मोल्स पर लीटर थी। मैंने बोला टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन आधी होगी। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 सेकंड का। मैं अगर इसे सेकंड में ले लूं टाइम, तो मुझे तो क्या 2 सेकंड टी हाफ कही जा सकती है, क्या 2 सेकंड को टी हाफ बोला जा सकता है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, तो क्या इसे टी हाफ बोला जा सकता है? नो टी सर। इज इक्वल टू 6 सेकंड पे सपोज करो ये 60 हो गए, क्या 6 सेकंड को टी हाफ बोला जा सकता है? नो सर। नहीं बोला। तो टी इज इक्वल टू 7 सेकंड पे सपोज करो 50 हो गई, तो क्या 7 सेकंड को टी हाफ बोला जा सकता है? यस सर। शाबाश। अब ध्यान सुनो, तो टी हाफ क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाए। बात समझ में है कि नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो आप क्या बोलोगे, दैट इट इज, इसकी बहुत सा डेफिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने तीनों लिख दी। इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन व्हिच 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो नोट कर लो, लेकिन इसे मैं थोड़ी देर बाद इसकी अहमियत बताऊंगा, जब आपको फर्स्ट ऑर्डर भी हो चुका, जीरो ऑर्डर भी हो चुका, वहां पर इसका बहुत यूज है। ठीक है, चाहो तो लिख लो, नहीं तो बाद में कहोगे तो बाद में लिख लेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान सुनना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, डेरिवेशन करा रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में किसी भी तरीके से कर लेना, दोनों ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि कोई ए नाम का रिएक्टेंट था मेरा, वो मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। मैंने टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जब इनिशियल था, इसकी कंसेंट्रेशन सपोज करो सी नोट थी, सी नोट भी छोड़ो, ए नोट थी। टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे इसकी कंसेंट्रेशन 80 हो गई है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, किसी बच्चे को अगर इस पॉइंट में दिक्कत हो तो मुझे यहीं रोक लो, जल्दी से बोलो बेटा। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन दे दूं, माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट था। सर फिर साथ में वो भी था स्टोइकोमेट्रिक, वो दोबारा बोल, कांस्टेंट और न्यूमेरिकल। दोबारा साथ बोल। में वो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट और हाँ, न्यूमेरिकल यहाँ कांस्टेंट पर, भी हाँ था। शाबाश, बहुत अच्छी बात, यहाँ पर क्या है, वन है बेटा, तो 1/1 लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है सर। ठीक है, जहां पर भी दिक्कत हो ना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को डाउट होती है, मेरे से 2 बार पूछो, 3 बार, लेकिन पूछोगे जरूर। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कोई डाउट रह जाता ना, फिर पता है ऐसे क्यों लिखा, सर ने ऐसे क्यों नहीं बताया, या हमारे स्कूल के टीचर ने तो ऐसे बताया था, फिर ना कंफ्यूज हो जाता, कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो जाती है स्कूल के टीचर्स में और ट्यूशन के टीचर्स में। मैं ये चाहता हूँ कि वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, कि चाहे आपका स्कूल का टीचर चाहे ट्यूशन का टीचर, वो गलत नहीं बताएगा, दोनों ठीक ही बताएंगे। मेथड अलग, मैं साइंस के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बाद में जो रिजल्ट आने वाला वो एक ही आएगा, उसके करने के तरीके बहुत सारे, अप्रोच अलग अलग हो सकती है, हर टीचर की अपनी अप्रोच अलग हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूं, कोई मैथ का टीचर तो हो सकता है वो मैथ के रिगार्डिंग एक अच्छी जैसे मान लो किसी ने बीएससी, जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले
बीएससी में अगर किसी के पास मैथ था तो हो सकता है वो और भी अच्छी तरीके से बताए इसे, उसमें और कोई शॉर्टकट तरीके से बता दे, लेकिन लास्ट में रिजल्ट वही आने वाला आप लोगों का। देखो इधर, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, मुझे एक बात बताओ, रेट लॉ अगर मुझे इसके लिए लिखना हो तो क्या लिखूंगा? आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर जीरो लिखूंगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब जीरो। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ? क्या इसी इक्वेशन को मैं ये लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू के ए, के सॉरी सिर्फ के लिख सकता हूँ? बोलो किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो बोलो जल्दी से। श्री रेट लोअर लो मास एक्शन सेम है ना? नहीं बेटा, अलग है, दोनों अलग है। बहुत शाबाश, बहुत अच्छी चीज तुमने पूछी। ध्यान से सुन, दोनों में डिफरेंस है, मैंने बताया था पहले भी कि बेटा देख ध्यान से, दोनों में फर्क क्या है। ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, ला सॉरी जो आप कह रहे हो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हम सिर्फ स्लो स्टेप रिएक्शन पे लगा सकते हैं। ध्यान सुनना, स्लो स्टेप रिएक्शन पे लगाते हैं, वो स्लो स्टेप क्या तो बाद की बात होती है, लेकिन ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं, एलओएम में बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका होता है ए रेज टू द पावर ए स्मॉल ए, बी रेज टू द पावर बी, ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं रेट लॉ क्या होता है, देखो रेट लॉ कहता है, देखो हमें नहीं पता कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो कहता है ए रेज टू द पावर अल्फा, बी रेज टू द पावर बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या पता नहीं, ये फर्क होता है दोनों में, ओके ठीक है ना? सर, लेकिन अब हमें हाँ, रेट लो पड़ेगा ना? हाँ हम रेट ला पढ़ रहे तो हमें पता है जी। अब देखो मैंने क्या बोला, शुरुआत किसी करी जीरो ऑर्डर की, तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसकी जो पावर होगी वो जीरो होगी, मुझे बता दिया गया है। इस- बात समझ में बेटा? उसमें तो अच्छा एक मोलिकुलरिटी होती है दोबारा बोल, दोबारा बोल, रिएक्शन में। दोबारा बोलो। इसमें लो मास एक्शन में तो मोलिकुलरिटी होती है ए प्लस बी तो। हाँ शाबाश, मोलिकुलरिटी होती है, ठीक है ना? अच्छा मैं एक बात बताऊं, मान लो अगर मैं यहाँ पर तीन भी लिख देता, थ्री लिख देता, तो भी इसकी पावर जीरो ही रहती, क्योंकि मैं रेट ला लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लिख रहा। बात समझ में बेटा? अब यहां से कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग या कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। भाई आर की वैल्यू डी ए बाई डी टी के बराबर भी है, आर की वैल्यू के बराबर भी, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। क्या ये लिखा जा सकता है, मुझे ये बताओ जल्दी से। क्या इसको माइनस को दूसरी तरफ ले जाऊं, डी टू डी टी को भी दूसरी तरफ लेके जाऊं, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बताओ मुझे, बोलो बेटा जल्दी से। अब यस इंटीग्रेटिंग सर। इक्वेशन थ्री, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थ्री इंटीग्रेट करूं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इंटीग्रेशन के दौरान जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है? बोलो भाई जल्दी से, कोई डाउट है तो किसी बच्चे को यहाँ पे बोलो बेटा जल्दी से। यहां तक इस स्टेप में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, एक बार दोबारा फिर रोक लो मुझे, लेकिन पूछ लो जल्दी से, जल्दी से बताओ मुझे। बोलो भाई, चलो आगे। यस अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, के टी, dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी, और इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं आई। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। सर, आई की वैल्यू होगी कुछ न्यूमेरिकल आई, वैल्यू है, मतलब यहां पर ऐसे। सुनो, आई एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बोलो कोई डाउट है तो यहाँ पर। नो सर। अब इस इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं फोर। अब मुझे एक बात बताओ, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो,
जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगी तो मुझे बताओ इक्वेशन, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे बताओ इनिशियली, ध्यान सुनो, इनिशियली जब टाइम 0 था तो उसकी कंसेंट्रेशन में ए नोट मान सकता हूँ, बोलो भाई। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट के बराबर होगा, मुझे बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से। तो इक्वेशन यस 4 सर। क्या बन जाएगी मेरी, ए नोट इज इक्वल टू माइनस के, टाइम की वैल्यू 0 प्लस आई। तो बताओ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से मेरी, आई की वैल्यू ए नोट के बराबर आ जाएगी। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी मेरी, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, ये बनेगी इक्वेशन। आई की वैल्यू अगर मैंने ए नोट पुट कर दी तो बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो यहाँ तक। इसको डिब्बे में डाल लो। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसके बाद जो कुछ बताना था फिर वो बाद में बताऊंगा। देखो आगे देखो, इस स्टेप के बाद समझ में आया यहाँ तक, अभी कोई डाउट है आयुष, कोई डाउट है यहाँ तक, इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। हर्ष कोई डाउट है बेटा, बोलो। पुलकित, रीवा बेटा कोई डाउट है यहाँ तक, निशिता डाउट है बेटा यहाँ तक कोई, बोलो जल्दी से। चलो ओके आगे नहीं चलते हैं, भैया। चलो आगे देखते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ से, अगर मैं ए नोट को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस नेगेटिव को भी दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। और इसी को ओपन कर दूं तो क्या इसे को ये लिख सकता हूँ, ए नोट माइनस ए, जब ओपन करूंगा इज इक्वल टू के टी। तो यहां से मेरी के की वैल्यू क्या आ गई है, ए नोट माइनस ए अपॉन टी। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो। अब यहां पर नो सर। ए नोट क्या है, मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन है, और ए क्या मेरा यहाँ पर कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। कुछ बुक्स में इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, जब टाइम निकालो तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, कोई भी एक कर लो, आपकी इच्छा अनुसार है। बताओ यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। मैं एक बार स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट मुझे दो। बोलो बेटा चले आगे, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है चलो आगे। अब मान लो किसी बच्चे को ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, मैं एक तरीका फिर दोबारा से बता रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट है तो दोबारा सुन लो। हो सकता है किसी के स्कूल में ये वाला तरीका कराया हो, तो घबराना मत कि हमारे तो सर ने ऐसे कराया। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन मैंने ए नोट मान ली,
टाइम t इज इक्वल टू टी पे इसकी कंसंट्रेशन मैंने 80 मान ली। शुरू का हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट किसके बराबर हो जाएगा मेरा, माइनस डी ए बाई डी टी। लेकिन रेट ला क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0। इसी को मैं क्या लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी मेरी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, शुरू का हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। इसको ये लिखा जा सकता है डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसे इक्वेशन 3 दे दूं। अब लिखूं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। मुझे यहां तक बताओ, किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। बोलो भाई जल्दी से, किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, फास्ट लेकिन। चलो आगे, बोलो भाई। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीखी होगी तो लिमिट्स पुट करनी सीखी है? हाँ भाई, लिमिट्स पुट करनी यस। सीखी है। तो मुझे बताओ ए की कंसेंट्रेशन कहां से कहां तक जा रही है, ए नोट से ए टी तक जा रही है। तो यहाँ पर 0 to t पुट। तो इसे ये पुट कर दूं ए नोट टू ए टी। और यहाँ पर किस कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके टाइम टी तक। तो इसका कंसेंट्रेट क्या बन जाएगा ए, और क्या वैल्यू पुट करूंगा ए नोट बाय ए टी। और यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस के बाहर आ जाएगा मेरा, और इंटीग्रेशन टाइम टी, इसकी वैल्यू 0 से लेके टाइम टी तक। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो, अगर आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट में दिक्कत है ना, कुछ हो सकता है कुछ उसमें उस आई वाले जो कंसेप्ट को उसे हटा देते, दोनों तरीके ठीक है, वैलिड है, 1% का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इस वजह से करा रहा हूँ। अब क्या होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पर क्या बन जाएगा ए टी माइनस ए नोट। जब अंदर वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस के टी माइनस 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो माइनस को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू के टी। और यही मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। और यहाँ से टी या मेरा के क्या आ जाएगा मेरा, ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी। फॉर्मूला सेम है बेटा, कंपेयर करो पीछे। शुरू में ए नोट था, यहाँ पर भी ए नोट है, यहाँ पर ए था टाइम टी पे, यहाँ पर ए टी लिख दिया बस। रिजल्ट अभी भी सेम है। मुझे ये बताओ, किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो बोलो जल्दी, बोलो भाई जल्दी से, बोलो बेटा, बोलो भाई। बोल नहीं रहे आज, कहाँ गए तुम सारे, आवाज आ रही है आप लोगों के पास प्रॉपर मेरी? नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, आज तो कोई बोल भी नहीं रहा पूछने के लिए। देखो अब एक बात था, देखो अब निकालेंगे इसका हाफ लाइफ पीरियड। क्या निकालेंगे इसका हाफ लाइफ, कि अगर मान लो कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बताओ उसमें जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आधी होने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि कोई रिएक्शन हाफ लाइफ, ध्यान सुनो, उसने बोला क्या बोला क्वेश्चन, कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो बताओ टी हाफ कितना लगेगा, कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा होने में कितना टाइम लगेगा, और के की वैल्यू आपको दे देगा वो। तो आप जीरो ऑर्डर के लिए मुझे बताओ, जीरो ऑर्डर का मतलब, अगर हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के बराबर हो जाएगा। और जो एटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी। तो वैल्यू पुट करूं, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई टू बाई के। क्या बनेगा ये, एलसीएम ले लूं, टू टू ए नोट माइनस
स्टूडेंट्स यहाँ पर ना मैंने गलती से ना 2a0/k लिख दिया है, लेकिन वो एक्चुअली करेक्ट वो है a0/2k आएगा। तो जो यहाँ पर मिस्टेक उसे इग्नोर करिए, मैंने उसे आगे ठीक कर दिया है। वो चीज होती नहीं है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ से जो हमारे काम की चीज है वो ये है, टी हाफ इज इक्वल टू 2a0/k। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए। और यहाँ से जो और भी इंपॉर्टेंट काम की बात है वो ये है कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं करता। इस वजह से मैंने ये बात बताई है। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रिया, बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? वंश, एक बच्चा कौन एब्सेंट है आज क्लास के अंदर? बोलो भाई, चले आगे। सागर, चले बेटा आगे। एक मिनट भैया, एक बार ये लिख लूं। करो नोट जल्दी। अब करेंगे ग्राफ। मैंने बताया था ना इस चैप्टर के अंदर इतने ग्राफ हैं। ग्राफ एग्जाम में आ जाते हैं। और सुनो, एग्जाम में पता क्या करते हैं, ग्राफ बना के दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये ग्राफ किस, हाँ बोलो। ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए भी यही रहेगा? नहीं, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट के लिए अलग आएगा, सेकंड के अलग अलग आएगा। वो कितने के? क्या? हाँ, दोनों फर्स्ट और करना, सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके। चले बेटा अमीशा। हाँ भैया। अब देखो ग्राफ, एग्जाम में क्या करते हैं बेटा, ग्राफ दे देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल दे देंगे इस तरीके से, बताओ ये ग्राफ दे दिया, नीचे लिख देंगे टाइम, यहाँ पर लिख देंगे कंसंट्रेशन, यहाँ लिख देंगे टाइम। बताओ ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। और ये और कह देंगे, पता क्या बोलेंगे कि ये ग्राफ बताओ किस ऑर्डर का है। ऊपर से ऐसे और पूछ लेंगे बताओ के की यूनिट क्या होगी इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता तो के की यूनिट नहीं बता सकते आप। दोनों पॉइंट गलत, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। और फिर ये और कह देंगे टी हाफ का फॉर्मूला और बता दो उसी के लिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर का अलग टी हाफ होता है, फर्स्ट ऑर्डर का अलग होता है। तो एक पॉइंट गलत, सारे गलत ऑटोमेटिकली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने एक इक्वेशन निकाली अभी, कौन सी इक्वेशन निकाली हमने? ये इक्वेशन आई थी हमारी, a नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू, या एक सिंपल ये इक्वेशन आई हमारी, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। चेक करते हैं कहाँ है इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो बेटा, ये इक्वेशन देख रहे हो? इस इक्वेशन का नाम देते कोई? इस इक्वेशन का नाम देते हैं फोर्थ इक्वेशन, देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 4 जो हमारी थी वो क्या थी हमारी, ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? मुझे जल्दी से बताओ, बोलो बेटा, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? इससे अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मुझे बताओ बेटा स्लोप कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो यहां पर मैं क्या ले लूं, कंसेंट्रेशन। यहां क्या ले लूं मैं, टाइम। कैसे लिया मैंने टाइम, कंपेयर करो। एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने, टाइम। वाई एक्सिस पे क्या लिया मैंने, कंसेंट्रेशन। मुझे दो चीज बताओ, स्लोप और इंटरसेप्ट, पॉजिटिव है नेगेटिव? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी से बताओ। बोलो बेटा जल्दी से जवाब दो, आप लोग जवाब नहीं दो काम नहीं चलेगा, जल्दी से बताओ मुझे। ये बहुत बार समझा चुका हूँ ये कंसेप्ट में आपको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप कैसी है यहाँ पर, स्लोप क्या है यहाँ पर एक्चुअली, एम की वैल्यू, एम क्या होता है मेरा, नेगेटिव है भैया। स्लोप। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे या ऐसे? ऊपर वाला भी? ऊपर वाला, ऊपर वाला भैया। शाबाश। ओके, इंटरसेप्ट, अच्छा इंटरसेप्ट मुझे बताओ, ऊपर वाला आएगा तो ऐसे बनाऊं या ग्राफ को ऐसे बनाऊं, कौन सा बनाऊं? ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्यों? इंटरसेप्ट क्या मेरा, देखो ये है मेरा इंटरसेप्ट। अभी ध्यान से सुन बेटा, अभी है क्लास के अंदर, मुझे अभी लग रहा था अभी एब्सेंट है। हाँ अभी ही नहीं है क्लास के अंदर। चलो, इंटरसेप्ट, मैंने कई बार बोला बेटा क्लास मत मिस किया करो, मैंने कई बार बोल दिया। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बताता है कि आपको कहां से शुरू करना है ग्राफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
इस इक्वेशन में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे at किसके बराबर हो जाएगा, a नोट के बराबर हो जाएगा। हाँ बेटा, हुआ कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ये हाँ ग्राफ, भैया। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, a नोट। ठीक है, ग्राफ मेरा कुछ ऐसे शुरू होगा और ये ग्राफ आके हमारा यहाँ टच हो जाएगा। ये टाइम क्या कहलाएगा? अच्छा, इस टाइम पे क्या हो रहा है मेरा, इस टाइम पे मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन क्या हो गई है मेरी, 0। हाँ बेटा, इस टाइम पे मेरी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0। तो एटी की वैल्यू पुट करूंगा 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, केटी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस केटी प्लस ए नोट। तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ से केटी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से टाइम क्या होगा, ये टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट बाई के। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते, बताओ ये टाइम कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ये टाइम होगा ए नोट बाई 2k। सॉरी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाफ लाइफ इसका क्या आया था मेरा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, ए नोट बाई 2 क्या आया था, ये आधा था। पूरी रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस रिएक्शन, इस टाइम पे मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये मतलब है इसका। तो अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। पहला इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप बताओगे m इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस के। बात समझ में आई? इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछे थे, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, ए नोट, इसे नोट कर लो। ये ग्राफ, ग्राफ कैसे आया पता चल गया, ग्राफ कैसे आया पता चल गया बेटा या नहीं चला? दूसरा ग्राफ आता बेटा हाफ लाइफ का। अच्छा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 के था। बोलो बेटा, ए नोट बाई 2 के था फॉर्मूला, चेक करो पीछे आया था ये फॉर्मूला भी। सर 2a नॉट बाई के, मैंने क्या लिख दिया, तो ठीक तो लिख दिया, a नॉट बाई हाँ तो ठीक तो है। आपने भैया ए नोट बाय 2 लिख दिया। और 2 होना के क्या, लिख दिया, होना क्या चाहिए था, 2a नॉट बाई 2 के। ए नॉट बाय के। रुको भाई, गलती कर दी मैंने गलती कर रखी, रुक जाओ। 2 से 2 तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ए नोट बाई ये 2 नीचे नहीं आ जाएगा, ये गलती मैंने यहीं पे कर रखी है, 2 आएगा, मेरे को फॉर्मूला ध्यान है, ये गलती है, इसे नोट करो दोबारा से, ठीक करो इसे। तुमने ध्यान नहीं दिया इसको मैंने कैसे किया इसे सॉल्व, 2 ए नोट में से ए नोट गया तो ए नोट बच गया, है ना? बात समझ में आई बेटा? ये गलती होगी, इसे यस सर। नोट चेक करना है, ध्यान नहीं रहा मेरे को, जल्दी जल्दी में कर दे, ये आएगा फॉर्मूला, दिमाग में ध्यान है बस वो ध्यान नहीं रहा, चलो सॉरी। ओके, अब चेक करो, अब इस इक्वेशन पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताओ ग्राफ कहां से शुरू करूं, y एक्सिस पे क्या लूं, t हाफ, x एक्सिस पे क्या लूं, कंसंट्रेशन मतलब a नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन। एग्जाम में ग्राफ आता है ये, तो बताओ इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, कुछ नहीं है तो 0 लिख दूं। कहां से शुरू करूं, ओरिजिन से। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी से बताओ मुझे, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है भैया। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2 के है, और जो कि पॉजिटिव, मुझे तो पॉजिटिव से मतलब है, मतलब ग्राफ मेरा ऐसे आएगा। अगर कोई पूछे इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, स्लोप मतलब m किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 1/2 के, और इंटरसेप्ट क्या है मेरा, 0। नोट करो इसे। अच्छा, कोई आपसे एग्जांपल पूछे, जीरो ऑर्डर एग्जांपल क्या है, बहुत शानदार एग्जांपल होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है रेट, ना कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन से। फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन पे। ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता रेट, ना आयोडीन की पे, वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। बोलो बेटा, नोट किया कि नहीं किया, जल्दी से मुझे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कैसा आएगा आपके हिसाब से, बताओ जल्दी से। जीरो ऑर्डर के लिए लेकिन बताओ बेटा, कैसा ग्राफ आना चाहिए,
लास्ट में कंपाइल करा दूंगा सभी को एक साथ, लेकिन अभी बताओ मुझे, बताओ रेट लॉ में रेट का क्या फॉर्मूला था? ये था जीरो ऑर्डर के लिए, कंसंट्रेशन की पावर कितनी थी? जीरो। क्या कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है यहाँ पर की? हाँ बेटा बोलो, क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? कर रहा है? नो सर। नहीं भैया। नहीं। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन की बजाय पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल टू दी कंसंट्रेशन। तो एक ग्राफ बना लो, 3 ग्राफ मतलब बनाए हैं, जल्दी से इन्हें नोट करो, फिर चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के पे, जल्दी फास्ट, जल्दी नोट करो बेटा, फिर भर भर के न्यूमेरिकल करने हैं इनके, बात करनी है पेरेंट्स से। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर की। इस हफ्ते ढंग से पढ़ा नहीं भैया, भैया परसों पेपर है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, तो आप रिवाइज करा देना, सब कुछ मैं ही करा दूं, तुम क्या करोगे भाई? देखो इधर, अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बेटा, मैंने 1.5 महीना लगाया उस चैप्टर के लिए, अभी आप ये कहना कि उसे रिवाइज करा देना, वो अच्छी बात नहीं है। 1.5 महीना सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर पे लगाया मैंने। रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ कोई डाउट है तो पूछ लेना, डाउट मैं बता दूंगा, लेकिन पूरा चैप्टर रिवाइज कराना एक दिन में पॉसिबल नहीं है भाई एकदम से, ठीक है? देखो इधर, देखो इधर 8 से प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ध्यान सुनो, तो मुझे मुझे ये बताओ इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? रेट क्या लिख सकता हूँ? क्या ये रेट लिखा जा सकता है? रेट इसके लिए ए रेज टू द पावर 1, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो भाई जल्दी से। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर और कब हो सकती है? ए प्लस बी हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ? ये भी लिखा जा सकता है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0 लेकिन बी रेज टू द पावर 1, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है? बताओ भाई जल्दी से, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है? अरे क्या ये भी है फर्स्ट भैया। ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगी कि ए रेज टू द लेकिन पावर सर 1 कर दें और बी रेज टू द पावर 0 कर दें? संभावना है, सेम ये ही भी है बात। भैया। सेम बात है। क्या ये भी संभावना नहीं है कि के रेज टू द पावर हाफ ऑर्डर हो सकती है? मैंने बताया डेसिमल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हो सकता है, बी रेज टू द पावर हाफ हो, क्या ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है? तो ये सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट केस आपके सामने यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, जो सबसे सिंपलेस्ट वो केस हमारा आपके सामने है। इसके भी सेम बेटा वही दो तरीके हैं, सेम किसी भी एक मेथड को अगर आप फॉलो करते, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी एक मेथड को अपना बेस बना लो, इसकी भी शुरुआत वही करते हैं। कौन सा मेथड कराऊं बताओ, कौन सा आसान लगा आपको? मैं वही उठा लेता हूँ, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे सी कंसंट्रेशन 80 है, बताओ जल्दी से कौन सा मेथड आसान लगा आपको? इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला या दूसरे वाला कराऊं? बताओ बेटा कौन सा लू मेथड? कोई सा करवा दो। वैसा ले लें, चलो ओके। इसके लिए भी वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या कहती है हमें? डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है? बहुत ध्यान सुनना, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, क्या ये लिखा जा सकता है? ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कल सुबह क्लास ले लूं आप लोगों की? जल्दी से बताओ मुझे। अब देखो आगे बेटा, इन दोनों कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, क्या लिखे, ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी माइनस के डी टी, क्या ये लिखा जा सकता है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो भी जल्दी से फास्ट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3,
देखो मैं सेम मेथड इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स x ln x होता है बेटा, ध्यान रखना। जिसे नहीं पता नोट कर लो अलग से, मैथ वाले बायो वाले बच्चे नोट कर लो, ठीक है बेटा। जब मैं इंटीग्रेशन d अपॉन a करूंगा, इसे नोट कर लो बेटा, बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लें प्लीज इसे। जिसे नहीं पता dx अपॉन x, जब मैथ वालों को ही नहीं पता तो इन्हें तुम्हें तो कहाँ पता होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारा, ln a। अच्छा इसकी वैल्यू पुट कर दूं, इंटीग्रेशन a नोट से a t पे जा रहा हमारा ये, और ये कहाँ जा रहा है, 0 से t पे। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं ln x नहीं होता? हाँ बेटा, या पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा तो लिख लो। सर अभी तो नेचुरल पढ़ा नहीं चैप्टर। नेचुरल लोग होता है बेटा, ठीक है, लिख लेना, इसलिए मैंने अलग से बताया पहले, ठीक है। ओके आगे देखो, ln a नोट सॉरी ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। यहां से मेरा क्या बन जाएगा, ln ए टी। अच्छा आइडेंटिटी याद है, ये लिख सकते हैं ln माइनस के टी। इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, के टी इज इक्वल टू माइनस ln ए टी माइनस ln ए नोट। कोई डाउट है किसी स्टेप में पूछते रहना, मैं आराम बिल्कुल खोल के कर रहा हूँ, सारा सारा हर एक स्टेप को बिल्कुल ओपन कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, के टी इज इक्वल टू ln ए नोट माइनस ln ए टी। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो बोलो जल्दी। तो यहाँ से मैं के को क्या लिख सकता, अच्छा इस रिलेशन को इसे डिब्बे में डालो, ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे हम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ln a बाई बी क्या होता है, ln a माइनस ln b होता है। इस आइडेंटिटी को यूज करूं यहाँ पे, तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है, के टी इज इक्वल टू ln ए नोट बाई ए टी लिखा जा सकता है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो भाई जल्दी से, बोलो बेटा। यस हर्ष सर। याद है ये इक्वेशन? आगे देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ln x इज इक्वल टू, अगर लोग में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। इस आइडेंटिटी को यहां पर यूज करें, क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लोग ए नोट बाई ए टी। यहां से मेरी के की वैल्यू क्या आई है, 2.303 डिवाइड बाई टी लोग ए नोट बाई ए टी। इसे डिब्बे में डाल लो। अब एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, अब आप मुझे एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला क्या आया था, याद है? ये नोट करो जल्दी से फास्ट पहले तो, फिर चलते हैं आगे। इसे भी डिब्बे में डाल लो, काम का ये हमारा इक्वेशन। इसको बोलो भाई जल्दी से फास्ट। नोट किया? अच्छा कुछ बुक्स में हो सकता है इसी फॉर्मूले को क्या लिख रखा, देखो एटी क्या होता है हमारा, ए नोट माइनस एक्स, मान लेगी एक्स टूट के एक्स प्रोडक्ट बन गया। कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू ए नोट माइनस एक्स भी पुट करी जा सकती है, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार तो ऐसे लिख देंगे कि टाइम टी के बाद 40% बचा, मतलब 40% वैल्यू डायरेक्ट आपको एटी की वैल्यू 40 रखा है, या कई बार बोल देंगे 40% कंज्यूम हुआ, तो मतलब अगर शुरू में 100 लिया था तो 100 माइनस 40 60 लिखोगे फिर आप एटी की वैल्यू। तो इसलिए दोनों फॉर्मूले इसको लिख लेना। नोट किया बेटा? रीवा, रिया समझ में आया बेटा आपको, रीवा समझ में आया आपको ये टॉपिक? अंकुर, हाँ बेटा अंकुर बताओ जल्दी से।
आज सारे मैसेज कर रहे, बोले कोई नहीं बता रहा। देखो टी हाफ कैसे निकालेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कैसे निकालेंगे बेटा, टी हाफ और जीरो ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। भाई टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाए, और ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नोट बाई टू हो जाएगी। मेरा के का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, यहाँ से 2.303 बाई टी लोग ए नोट बाई ए टी आया था। अगर मैं यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट करूं वैल्यू, इन दोनों वैल्यू तो क्या बन जाएगा मेरी वैल्यू, टी हाफ। देखो टी को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, के को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, क्या बन जाएगा मेरा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग ए नोट बाई ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट बाई टू। तो टी हाफ कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 2.303 अपॉन के लोग ए नोट से ए नोट गया, क्या बचेगा मेरा लोग टू। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में डायरेक्ट के की वैल्यू पुट दे देते हैं आपको, और या फिर लोग टू की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 2.303 अपॉन के 2.303 0.303। बेटा इसको भी ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को भी अलग से, पता क्यों, कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, इतना आसान होता है, वहां पर ना के की वैल्यू 0.303 दे देते हैं या 303 देते हैं, वो कैंसिल आउट करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसको और आसान करूं, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके ही आएगा 0.693 अपॉन के, तो टी आपकी वैल्यू आपकी ये आई। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर का, क्या टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब अगर आपको याद हो ना हल्का हल्का, मैं अगर आपको आइडिया दूं तो जीरो ऑर्डर में हमने के का फॉर्मूला क्या निकाला था, ए नोट बाई ए टी बाई टी, और टी हाफ क्या निकाला था हमने इसका, टू ए नोट बाई सॉरी ए नोट बाई टू के। दोनों में के का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला अलग है, इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का तो ये है, और टी हाफ का फॉर्मूला आपका ये है। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों का रेट कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग आएगी। डेरिवेशन की वैसे तो कोई नीड है नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैंने आज तक कभी डेरिवेशन का नहीं देखा एग्जाम में, लेकिन स्कूल में दे देते हैं कि बच्चे को कुछ कम से कम बच्चा पास हो जाए, स्कूल में दे देते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कभी किसी को सॉल्व कराना पड़ जाए तो एक आइडिया होना चाहिए आपको। बोलो बेटा हो जाएगा, यस सर। तो यहां तक करते हैं, ग्राफ कल करते हैं 7 बजे मिलते हैं। ओके बेटा, गुड इवनिंग।